PFC बैंक कई आईपीओ, कितने आईपीओ तक अब तक, कितने आईपीओ आ गए अब तक? 7 आईपीओ निकाल चुके हैं अब तक, अपनी 7 कंपनीज को लिस्ट कर चुके हैं। कि दुबई का जो लोकेशन है वो दुनिया के कई देशों के 8 घंटे ट्रैवलिंग डिस्टेंस के अंदर है, सिर्फ 8 आवर्स। और ये 8 आवर्स की कनेक्टिविटी 5 बिलियन लोगों तक पहुंचती है। 5 बिलियन। भारत की पॉपुलेशन आज क्या है? 1.4 बिलियन। आप सोचिए 5 बिलियन तक की आपकी रीच है। अब इस पे वो दावा खेल गए, लेकिन इसमें भी बहुत अच्छी एक थॉट आती है। मखदूम साहब ने, राजा ने कहा कि देखो मेरे पास फालतू का पैसा नहीं है बहाने के लिए, तो मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि मैं आपको स्टार्टअप करने के लिए सीड कैपिटल दूंगा, केवल $10 मिलियन, जबकि उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऑयल रेवेन्यू रिजर्व्स पड़े थे। वो ये भी कह सकते थे लगाओ 1 बिलियन लगा दो, देखी जाएगी, सबसे बड़ी एयरलाइन हम क्रिएट करेंगे, ईगो में आ सकते थे। बट उन्होंने शुरुआत की सिर्फ $10 मिलियन से, और ये कहा स्पष्ट, अगर दोबारा मेरे पास आए, ये कहने के लिए सरकार 1-2 मिलियन और की जरूरत है, 5 मिलियन और की जरूरत है, तो सोचना भी मत, मेरे दरबार में एंट्री मत लेना। तो जिसने डिसीजन इतना स्ट्रांग ले लिया कि 10 मिलियन दे रहा हूं, गए तो गए, वापस नहीं आओगे, इसी में से पैसा क्रिएट करोगे, इसी में से ग्रोथ होगी। तो एक ऐसी एयरलाइन 10 मिलियन से बनी कैसे, जो आज की तारीख में 15-16 बिलियन डॉलर का धंधा करती है हर साल। कितना? 15 से 16 बिलियन डॉलर का धंधा। और शुरुआत कितने से की? $10 मिलियन केवल। दूसरी शर्त क्या थी राजा की? शेख मखदूम ने यह कहा, देखो मेरी नाक नहीं कटनी, इट हैज टू बी अ वर्ल्ड क्लास क्वालिटी एयरलाइन। दे रहे हैं सिर्फ 10 मिलियन, लेकिन दिमाग में क्या कीड़ा ठोक दिया सबके कि भैया वर्ल्ड क्लास क्वालिटी होनी चाहिए, दुबई का नाम खराब मत करना। So they were having a very interesting catch-22 situation. और ये मैं पॉइंट इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि अक्सर हम जहां जितने लोग बैठे हैं, हमारे लिए इजी वे आउट हम सोचते हैं कि भाई पैसा है तो धंधा है। पैसों से धंधा नहीं होता है, धंधे से पैसा होता है। रिपीट आफ्टर मी, पैसों से धंधा, धंधे से, यस, धंधे से पैसा होता है, पैसों से धंधा नहीं होता है। तो उन्होंने क्या किया, बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो शायद ऑडियंस में किसी को पता हो। उन्होंने वेट लीजिंग का कॉन्सेप्ट निकाला। वेट लीजिंग मतलब उन्होंने इमीडिएटली, पहले कैपिटल तो था नहीं, $10 मिलियन थे केवल, तो $10 मिलियन के साथ क्या करेंगे? एयरक्राफ्ट तो नहीं खरीद सकते। सो दे क्रिएटेड अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेट लीजिंग। कैपेक्स कर दिया मिनिमम, जेब से पहले पूंजी लागत लगाने की ताकत ही नहीं थी, तो उन्होंने किससे टाइप किया पता है? कौन सी एयरलाइन के साथ टाइप किया कि भाई हम आपके एयरक्राफ्ट को रेंट करेंगे, लीज करेंगे, और उस एयरक्राफ्ट से और आपके क्रू से हम चलाएंगे। यानी कि ना उनकी सैलरीज का आउटगोइंग, ना उनकी एयरक्राफ्ट का खर्चा, सिर्फ और सिर्फ बाहर से रेंटल मॉडल पे लिया है, विद क्रू, विद एक्सपर्टीज एंड विद एयरक्राफ्ट। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, PIA। आज एमिरेट्स कहां है और PIA कहां है? आप सोचिए, PIA के एयरक्राफ्ट से शुरू करके उन्होंने एमिरेट्स क्रिएट किया। उन्होंने नेक्स्ट क्या किया? PIA से शुरू करके कौन से सेक्टर्स में ब्रिलियंट बिजनेस निकल के आएगा, बढ़िया, कहां सेल अच्छी है और कहां सेल खराब है। अब उनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए बड़े खर्चे की जरूरत ही नहीं है। एक बार सेक्टर में दोहराया, मजा नहीं आया, कैंसिल। जो सेक्टर्स पैसे दे रहे हैं, जिस सेक्टर से उनको धंधा आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, उसी पे फोकस किया, उसी पे कॉन्सेंट्रेट किया, और उसी क्रू, उन्हीं के एयरलाइंस के साथ में एक्सीलेंट एफिशिएंसी क्रिएट की। और इस तरह से एमिरेट्स ने अपना रेवेन्यू जनरेशन करना शुरू किया। जैसे रेवेन्यू आई, देन दे स्टार्टेड लीजिंग देयर ओन एयरक्राफ्ट, वर्ल्ड्स बेस्ट एयरक्राफ्ट A380 की फ्लीट,
सबसे बड़ी दुनिया में उनके पास ये। बट दे डिड सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो हम अपने धंधे में भी सोच सकते हैं, लगा सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये है कि हम सब के धंधे में एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कस्टमर के बाद, रॉ मटेरियल। हमारा रॉ मटेरियल कितना सिक्योर है। हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो प्रोडक्ट हमारे हाथ में तब सिक्योर होगा, उसकी प्राइसिंग तब कंट्रोल में आएगी, हमारी सेल्स तब कंट्रोल में आएगी जब हमारी सप्लाई चेन सॉलिड है। हमारा रॉ मटेरियल अगर बहुत महंगा है, बहुत वेरिएबल है, बहुत ऊपर नीचे भाव जा रहा है, तो धंधे की प्राइसिंग कैसे करेंगे? कस्टमर्स के साथ हम एक रिश्ता कैसे जोड़ेंगे? आज कस्टमर आया पूरा 100 रुपए अभी, फिर आपने बोला रॉ मटेरियल का भाव बढ़ गया 150 रुपए, तो आप उसके साथ कनेक्टिविटी कैसे क्रिएट करोगे? तो उन्होंने फर्स्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड जिन्होंने ऑयल को लेकर, हालांकि ऑयल स्टेट है, यूएई की खुद की ऑयल है, उन्होंने ऑयल कंपनीज के साथ में एक एग्रीमेंट किया, हेजिंग एग्रीमेंट। हेजिंग एग्रीमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा देखो भैया, कुछ भी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस होता है, कहीं वॉर होती है, कहीं इशू आ जाता है, कहीं झगड़े हो जाते हैं, तो ऑयल सीधा का सीधा भागता है। $30 का कप $80 हो जाए, $90 हो जाए, कोई पता नहीं। जो हम देख रहे हैं अभी भी, जब भी वॉर हो रहा है, रशिया का यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ऑयल कहां से कहां पहुंच गया। उस समय 80s में उन्होंने ऑयल कंपनीज के साथ में अपना टाई अप कर लिया कि आज अगर $30 है, हम आज आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट टाई अप करते हैं 40 का, विल पे यू एक्स्ट्रा, विल पे यू प्रीमियम, बशर्ते अगर प्राइस ऊपर गया तो भी हम 40 ही देंगे। तो ऑयल कंपनीज के लिए एक बहुत अच्छी हेजिंग एग्रीमेंट में प्रीमियम मिल गई ऑन डे 1, और इन्होंने अपना लॉक कर लिया प्रिंसिपल रॉ मटेरियल, बिकॉज एयरलाइंस के खर्चे में आज की तारीख में 30 to 35% तो सिर्फ फ्यूल कॉस्ट है। सो इट्स अ ग्रेट लर्निंग कि उन्होंने किस तरह से उसको टाई अप कर लिया, और इसकी वजह से जब ऑयल शूट अप हुआ और बहुत सारी एयरलाइंस लॉस में गई, एमिरेट्स वाज स्टिल प्रॉफिटेबल। हर साल प्रॉफिटेबिलिटी उन्होंने इस तरह से अचीव की। सेकेंड क्या कॉस्ट आई उनकी? लेबर। अब एक एडवांटेज ये था कि देवर इन अ टैक्स फ्री ज्यूरिसडिक्शन। तो हमें क्या सोचना है इसमें से, सीखना क्या है कि जिस ज्यूरिसडिक्शन में हम हैं, जिस स्टेट में हम धंधा कर रहे हैं, जिस देश में हम धंधा कर रहे हैं, उसकी स्ट्रक्चर, रेगुलेटरी स्ट्रक्चर को हमको स्टडी करना है कि मुझे इसमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, मेरे कंपेटिटर के साथ क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि इस वक्त ऑडियंस में बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो अब चाइना की सप्लाई चेन को रिप्लेस करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। तो हमारे क्या एडवांटेजेस है ओवर चाइना? इस तरह से उन्होंने कैलकुलेट किया कि हम टैक्स फ्री जुरिसडिक्शन में हैं, तो उन्होंने अपनी सैलरी प्राइसिंग इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फ्री, कि भैया आपका तो टेक होम इतना है, टैक्स वैक्स तो भरना नहीं है, हम काट नहीं रहे, ले जाओ घर। और दूसरी चीज उन्होंने की, एमिरेट्स में आज टोटल लोग जो काम करते हैं 160 देशों से, 160 देशों से। सीधा नहीं किया कि भाई इंडिया में लेबर चीप है, सारा लेबर इंडिया से ले लो, पाकिस्तान से ले लो, लोकली ले लो। क्यों 160? क्योंकि दे नेवर अलाउड यूनियनबाजी। किसी एक देश पे, किसी एक स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंसी नहीं क्रिएट की, स्प्रेड कर दिया। 160 देशों से उन्होंने अपने लोगों को हायर किया। एब्सोल्यूट जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे आपने रूल तोड़ा, यू आर आउट। तो सब अपने स्ट्रिक्टेस्ट एंड बेस्ट बिहेवियर पे। तो आज जब ब्रिटिश एयरवेज की बात कर रहे थे आप, ब्रिटिश एयरवेज की कॉस्ट ऑफ मैन पावर 42% है, 42%, एंड दैट्स व्हाई प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बीए इज सो लो। मैं फ्लाई करके आया हूं, बीए दिखता है, बट एमिरेट्स की वही मैन पावर कॉस्ट क्या आएगी? गिव मी अ गेस समबडी। 42% उनका है, तो इनका कितना होगा? 12 होता तो बहुत अच्छा होता, नहीं है, थोड़ा ज्यादा। यू आर एब्सोल्युटली राइट, 21%। तो 21% और 42% में कितना डिफरेंस है? डबल का। तो आप कितने कंपेटिटिव बन गए? दीज आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज। लुक एट योर बिजनेस, सी कि आप इसमें क्या एडवांटेज ले सकते हो, आपके पास क्या ताकत है जो दूसरों के पास नहीं है। आप अपनी सप्लाई चेन में, कॉस्ट स्ट्रक्चरिंग में या क्रेडिट स्ट्रक्चरिंग में क्या रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हो।
आज जब आप धंधा करने जाते हो और किसी को बोलते हो मैं इतने महीने का क्रेडिट दूंगा, तो आपको फिर कैश फ्लो फाइनेंसिंग चाहिए होगी। फाइनेंसिंग कॉस्ट इंडिया में सस्ती नहीं है, तो आप वेंडर से कैसे क्रेडिट खींच सकते हो, क्या स्ट्रक्चर बना सकते हो? पे मोर बट डू मोर, सेल मोर। व्हाट इज द स्ट्रेटजी दैट सूट्स यू एंड योर बिजनेस? यू हैव टू स्टडी दैट। वो डेटा निकालना है हमको। लॉन्च इज एवरीथिंग। अब मुझे बड़ा बिजनेस की टीम ये कह रही थी कि आई मस्ट शेयर अ स्मॉल स्टोरी अबाउट माई लॉन्च। आप लोग सुनना चाहेंगे? तो 21-22 साल पहले की कहानी है। सडनली पूरा फील कर रहा हूँ। तो मैं आया था यूएस से पढ़ लिख कर स्कॉलरशिप पर, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करके फिल्म में, और भारत पहुंचा। और जैसे फिल्म इंडस्ट्री में उस जमाने में एक चलन था कि बेटा है, पढ़ लिख कर तैयार हो गया है, अब इसको लॉन्च किया जाए, राइट? तो लॉन्च करने के लिए नॉर्मली फादर जो हैं, सेकंड जनरेशन हूं मैं, तो उन्होंने अपनी पूंजी समेटी। उन्होंने कहा कि बेटे के लॉन्च के लिए एक पिक्चर बनाते हैं। अब्बास मुस्तान साहब बहुत बड़े डायरेक्टर्स थे उस ज़माने में, उन्होंने उनको साइन किया और मेरी फिल्म को लेके लिखावट शुरू हो गई। अब मुझे रात को नींद नहीं आए, क्योंकि मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि यार ये मेरे मेरिट पे तो नहीं कर रहा हूं मैं, पिताजी बना रहे हैं। और पिताजी मेरे आइडल, मेरे हीरो, क्योंकि उनको किसी ने सिफारिश नहीं दी थी। उन्होंने स्कॉलरशिप में FDI ज्वाइन किया, 7 सीटों में से पूरे भारत में से एक वो सिलेक्ट हुए, बिना किसी सिफारिश के बम्बई आकर स्ट्रगल किया। स्ट्रगल करके उन्होंने अपने दम पर, अपने टैलेंट पर मकाम हासिल किया। तो इंस्पिरेशन तो ये है। और मैं काम कर रहा हूँ बिल्कुल कॉन्ट्ररी टू इंस्पिरेशन। पिताजी से पैसे लगवा रहा हूँ। अच्छा, कुछ उन्नीस हो गया तो पिताजी की पूंजी, उनकी मेहनत, उनके 20-30 साल का करियर, वो जीरो हो जाएगा। तो इस पिक्चर में इस तरह की बिजनेस है, आप या तो बहुत कमा सकते हो या बहुत घटा सकते हो, लूज कर सकते हो पैसा। अब ये रिस्क जो था, ये मेरे कॉन्शियंस पे बहुत भारी पड़ रहा था। मुझे लग रहा था, जो आजकल के ज़माने में मैं बहुत बच्चों से मिलता हूँ तो उनको लगता है पापा के पास इतने पैसे हैं, मुझे इतना दे देते तो मैं भी कहाँ पहुँच जाता अपने दोस्तों की तरह, मैं भी अपनी कंपनी शुरू कर लेता। पर मेरी सोच, मेरे विचार उस समय बिल्कुल विपरीत थे। मुझे लग रहा था नहीं, ये गलत है, अपने दम पे करना चाहिए। 15 साल की उम्र से मैंने पिताजी से पैसे नहीं लिए हुए थे। छोटे छोटे ऑड जॉब्स करके, छोटे छोटे बिजनेसेस करके अपना खर्चा वर्चा खुद चलाया था। अमेरिका में भी उनसे पैसे नहीं लिए, पढ़ाई लिखाई का खर्चा खुद से चलाया था। अब उसूल की बात आ गई। मुझे लगा कि अब क्या किया जाए। एक तरफ ब्रेक, अपना करियर, इतना बड़ा डायरेक्टर, और दूसरी तरफ उसूल। तो कांपता मैं पिताजी के पास गया और मैंने कहा मुझसे नहीं हो पाएगा ये। तो क्या हुआ, नर्वस हो गए? तो क्या हुआ? मैंने कहा नर्वसनेस की बात नहीं है पिताजी, उसूल की बात है। स्ट्रगल करूंगा और खुद अपना मकाम हासिल करूंगा। गलती होगी तो मेरी होगी, सक्सेस होगा तो मेरा होगा। अब इंस्पिरेशन के और उसूलों के मूड में आके कह देना बहुत आसान है, करना उतना ही मुश्किल। पिताजी ने कहा आर यू श्योर? स्ट्रगल बहुत डिफिकल्ट है बेटा। और उनके मन में कहीं ये भी था कि मैंने इतना नाम बनाया इंडस्ट्री में, अब मेरा बेटा फोलियो लेके, अपना सर्टिफिकेट्स, फोटोज लेके इंडस्ट्री में दर दर भटकेगा तो नाम मेरा खराब होगा। तो मैंने उनकी मन की बात पढ़ ली और ये कहा कि मैं आपका नाम इस्तेमाल नहीं करूंगा, मेरा नाम है विवेकानंद ओबरॉय। मैंने ओबरॉय ड्रॉप किया और सिर्फ विवेकानंद नाम देकर मैं हर एक स्टूडियो में, हर एक प्रोड्यूसर के ऑफिस में, हर एक डायरेक्टर के ऑफिस में कास्टिंग के लिए चला जाता था। वो जो जर्नी शुरू हुई, वो जो 18 महीने की तपन थी, अग्नि पे जो चलना पड़ा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में सब कुछ पर्सनल है। आप लोगों ने चाहा तो पर्सनल है, नहीं चाहा तो भी पर्सनल है। ताली है तो पर्सनल है, गाली है तो पर्सनल है। ये इंडस्ट्री में लोगों के पास समय कम है, काम ज्यादा है, थोड़ा एरोगेंस उसमें आ ही जाता है। 18 घंटे सुबह से हम निकलते थे, चक्कर काटते काटते, एक ऑफिस में 6 घंटे 8 घंटे सारे स्ट्रगलर्स के साथ में बाहर लाइन में खड़े रहते थे और सबकी अपनी कहानियां। और जब हम इंटर करते थे ड्रीम्स, होप्स, आशाएं लेकर,
और बाहर निकलते थे खूब पिटकर, क्योंकि लोग मुंह पर देख के बोलते थे तुम एक्टर नहीं बन सकते। सर आपने मेरा काम ही नहीं देखा, आपने ऑडिशन तक नहीं दिया मुझे, एक ऑडिशन तो दे दो। नहीं हमें तो देख के समझ में आ जाता है तुम्हारा कोई स्कोप नहीं है। कुछ बेचारे भले मानस वो अलग से सलाह देते थे, क्योंकि भारत में एक चीज आपको मिलती है बहुत ज्यादा, बिल्कुल मुफ्त सलाह। तो सलाह देते थे कि बेटा तुमको हम कहीं और लगवा देंगे, तुमको अच्छी सी नौकरी दिलवा देते हैं, कैमरा डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लो, असिस्टेंट बन जाओ कहीं डायरेक्शन डिपार्टमेंट में, पैसे भी ठीक से कमा लोगे, कहीं लाइफ में आगे करियर निकल जाएगा। ये कहा तुम एक्टर के चक्कर में पड़े हो। लेकिन फायर अंदर थी, आग जो थी अंदर, वो सारे जहर को निकल जाते थे। और तप कर उससे मैंने फ्यूल बनाया अपना, तप कर कि यार करना है। अपने मन में एक लिस्ट बनाने लग गया ये सारे प्रोड्यूसर्स की, कि एक दिन ये सारे प्रोड्यूसर्स मेरे घर चल के आएंगे, मुझे साइन कर। उसी सपने के साथ सोता था, उसी सपने के साथ उठता था, और दोबारा वही 18 घंटे की चाल। फिर कहीं से इंफॉर्मेशन मिली, ये फिल्म बन रही है, एक कंपनी गैंगस्टर्स की फिल्म है, राम गोपाल वर्मा साहब उस फिल्म की कास्टिंग कर रहे हैं। हम पहुंच गए, शेव वेव करके अच्छे कपड़े पहन के एकदम बढ़िया सा स्ट्रगल करते हुए चले गए। कहीं किसी के थ्रू एक इंफॉर्मेशन मिली, लाइन में हम भी खड़े हुए, वर्मा साहब से मिले, उन्हें अपने सर्टिफिकेट दिखाए, उन्हें अपना काम दिखाया, उनको अपने छोटे से वीडियो क्लिप्स दिखाए। उन्होंने कहा कि देखो तुम एक्टर तो बहुत अच्छे हो, लेकिन मेरे लिए नहीं हो। मैं कहा क्यों सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ये फिल्म जो है ना वो एक स्लम के बंदे की है, झोपड़पट्टी में बड़ा हुआ, हट्स में रहा हुआ, तपा हुआ, उसकी भाषा, उसकी चाल ढाल, सब कुछ उस दुनिया की है, अंडर बेली की है। तुम बहुत पॉलिश्ड हो यार, तुम न्यूयॉर्क से पढ़ के आए हो, तुम्हारी अंग्रेजी है पराठेदार, ये तो नहीं दिख नहीं रहा, मुझे सूट नहीं करेगा। उनके बगल में उनके एडिटर बैठे थे चंदन अरोड़ा, उन्होंने भी कहा सर सही कह रहे हैं, आपको ये बिल्कुल कैरेक्टर सूट नहीं करेगा, अगली पिक्चर में कभी कुछ होगा तो चांस देंगे आपको। अब यहाँ दो ऑप्शन थे, एक्सेप्ट नो फॉर एन आंसर और टर्न द कॉन्वर्जेशन अराउंड। धंधे में भी ऐसे होता है, या तो आप मान जाओ कोई कस्टमर हमारा नहीं प्रोडक्ट उठाने वाला है, या तो आप उसे कन्विंस करो। तो मैंने मांगा मौका, मैंने कहा सर ठीक है, एक्सेप्टेड, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, बट अब मुझे 15-20 दिन दे दो, और केवल 15 मिनट दे दो उसके बाद। आई ओनली नीड 15 मिनट्स आफ्टर 15-20 डेज। अरे यार 15-20 दिन में क्या बदलेगा सर, वो मेरा काम है, मैं करके दिखाऊंगा, क्या बदलेगा, 15 मिनट का समय मांग रहा हूँ। तो उन्होंने मूड में कह दिया हाँ चलो ठीक है 15 मिनट, 15-20 दिन बाद आ जाना। अब ये 15-20 दिन में मैंने की होमवर्क, ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने डिसाइड किया कि 18 महीने की मेहनत और स्ट्रगल, ये भी नो एक्सेप्ट करके वॉकआउट करने के बजाय 15 महीने में, 15 दिन में इतनी मेहनत करूं कि नो यस में बदल जाए। तो मैंने क्या किया, झोपड़पट्टी में गया, खोली कहते हैं वहां पे झोपड़पट्टी में, खोली हट को, खोली ने भाड़ा देकर, रेंट देकर वहां रहने लग गया। चूरू के बंगले में पैदा हुए, न्यूयॉर्क से पढ़ के आए। अब खोली का एक्सपीरियंस बहुत अनोखा था, सब अलग ही था कुछ। हम खोली में रह रहे हैं, रात को कुछ आवाज आई, आंखें खुली और ये बड़ा कुछ दिख रहा है। मैंने कहा बिल्ली है, कुत्ता है क्या, मूसा वो क्या कहते हैं उसको, चूहे को, इतना बड़ा। पहले तो झटका वहीं लगा, दूसरा अगली सुबह बाथरूम ढूंढ रहा हूं, बाथरूम तो है ही नहीं, सुलभ शौचालय में जाना पड़ेगा। तब 1 रुपए 2 रुपए छुट्टे की वैल्यू समझ में आई, जब जोर से लगी है और छुट्टे नहीं है आपके पास। वो एक्सपीरियंस, वहां रहना, वहां लोगों की बात सुनना, उनकी बोल समझना, वो कैसे बीड़ी फूकते हैं, वो कैसे चाय पीते हैं, उनकी भाषा क्या है, उनकी गालियां क्या है, वो सारी बातें समझकर, उनका लहजा समझकर वो पी गया घोट के। और 20-21 दिन बाद मुझे मौका लगा, राम गोपाल वर्मा जी ने
वो 15 मिनट मुझे जो प्रॉमिस किए थे वो दे दिए कि भैया आज आ जाओ। अब मैंने सोचा विवेक, ये एक मौका मिल रहा है, इस एक मौके में छक्का लगाना है। अब हम वहां जाएंगे और दोबारा बोलेंगे सर मुझे ऑडिशन करो, तो ऑडिशन शायद दें ना दें। तो मैंने उस समय क्या किया, मैंने बोला किरदार बन के ही जाता हूं। पहली बार गया तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो गंदी सी चप्पल, फटी हुई पैंट, फटी हुई गंजी, ऊपर से खुली शर्ट, मुंह में बीड़ी और पूरे बाल बिखरे हुए। और एक फोटोग्राफर दोस्त था, वो भी स्ट्रगल कर रहा था बेचारा। तो मैंने कहा भाई थोड़े फोटो वोटो खींच ले यहाँ पे झोपड़पट्टी में आके। तो उन्होंने कहा यार तू स्टूडियो आ जा। मैंने कहा वो नहीं होगा, झोपड़पट्टी भी खींचनी है, वो लुक एंड फील क्रिएट करना है। मेरे पास पैसे नहीं तुझे देने के लिए, पर ये बात है अगर मैं स्टार बन गया तो पहला कवर तुझे दूंगा, तेरी भी निकल पड़ेगी मेरी भी। तो उसने बेचारे ने शूट किया 25-50 जो बेस्ट फोटोज थे मूड वाले, उनका पंच हाथ में, मुंह में बीड़ी, पूरे एटीट्यूड में पहुंचा उनके ऑफिस। और जिस तरह से वॉचमैन ने मुझे हड़काया, कहां से चले आते हैं। अंदर से मैं खुश हो रहा हूं कि एक बंदे को तो कन्विंस कर लिया अपन ने। अच्छा, ऊपर से आया मैसेज, भेज दो। जब मैसेज आया तो वो भी देख रहा है, पता नहीं साहब लोगों को क्या हो गया, कैसे कैसे लोगों को ऑफिस में बुला रहे हैं आजकल। अब मैं एंटर कर रहा हूं और मुझे जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है अपना कांच पे दरवाजे के, दिख रहा है कि यार फेस बड़ा क्लीन चिकना विकना लग रहा है। तो मैंने फट से उसको बोला भैया 1 मिनट ये पकड़ना, फोटोज हाथ में पकड़वाए और बाहर फ्लावर पॉट के गमले के मिट्टी को निकाला और फेस पे ऐसे लगाने लग गया पूरा मेकअप की तरह। अब ये वॉचमैन जो है बेचारा सिक्योरिटी गार्ड तंग है कि ये हो क्या रहा है भैया, ये मुंह पे मिट्टी लगा के अंदर जा रहा है फिल्म इंडस्ट्री के ऑफिस में। बट आई हैड ओनली वन चांस। तो मैं अंदर गया ऑफिस में, राम गोपाल वर्मा जी के दरवाजे के बाहर, मुझे आज तक वो मोमेंट याद है। ऊपर वाले का नाम लिया, बोला भगवान देख लेना, मुंह में बीड़ी चलाई, हाथ में फोटोज, और ये एटीट्यूड के साथ दरवाजे को लात मार के एंट्री ली। पूरे स्वैग के साथ अंदर घुसे, कुर्सी खींची, वर्मा जी सामने बैठे थे, चंदन उनका जो एडिटर था वो भी बगल में बैठा हुआ था। अब वो भी शॉक हो गए कि यार ये लड़का कौन है। अब चेयर खींचा और सीधा का सीधा, मतलब डू और डाई। अंदर से तो दिल धक 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 कर रहा था, पर बाहर से एटीट्यूड, अरे बाप रे जबरदस्त एटीट्यूड। बीड़ी फूकते हुए पैर मैंने सीधा चप्पलों के साथ उनके टेबल पे रखे, एक के ऊपर एक, पूरे एटीट्यूड में फूकते हुए उनको देख रहा हूँ। अब मुझे घूरते जा रहे हैं। मैंने एटीट्यूड में उनको कहा धोपड़ा क्या देखता है, फोटो देख फोटो। और फोटो का बंच उठा के टेबल पे फेंक दिया। अब वो कभी फोटो को देखें, कभी मुझे देखें। अंदर से तो मैं हालत खराब है, नर्वस हूं कि यार तूने ज्यादा तो नहीं कर दिया, पैर वैर उनके टेबल पे। अब कमिट कर दिया, उतार भी नहीं सकता। अब मेरे पास जो भी होगा देखा जाएगा, अभी तो फॉलो थ्रू करना है मेरे को परफॉर्मेंस पूरा। और पूरे एटीट्यूड में उठे, बोला यार ऐसा ऑडिशन मैंने अपने पूरे करियर में नहीं देखा। अच्छा, मन में निकलना है थैंक यू सर, एकदम फैन बॉय। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि ये टेस्ट तो नहीं है। मैंने कैरेक्टर ब्रेक कर दिया तो उन्होंने कहा देगा कैरेक्टर ब्रेक हो गया। तो मैं अपना भूखे जा रहा हूं, इग्नोर मार रहा हूं उनको, मुझसे बात ही नहीं हुई, एटीट्यूड में इधर उधर देख रहा हूं। वो तो अच्छा बस हो गया भाई ऑडिशन, अब मेरी तरफ देखो, तुम ये रोल कर रहे हो। तो मेरा धीरे धीरे बीड़ी उतारी। उन्होंने कहा यार ये बीड़ी को एक बुझा दो, पूरे मेरे ऑफिस में बदबू आ रही है। सॉरी सर क्योंकि बीड़ी बुझाई। मैं कहा सर पक्का ना, पक्का आप मुझे एक टास्क कर रहे हो? बोला हाँ। तो सर एक बात बतानी है। अब क्या बताना है भाई? सर मैं सुरेश ओबरॉय जी का बेटा हूँ। अरे तुम सुरेश जी के बेटे हो, बताया क्यों नहीं? सर मैं अपने मेरिट से, अपने टैलेंट के दम पे आना चाह रहा हूँ। उन्होंने हाथ मिलाया मुझसे, आंखों में आंखें डालकर बोला चल। मैं चला उनके साथ।
पूरी पूरी हालत में बैठा उनकी गाड़ी में और कहीं ले चले, मुझे पता ही नहीं कहा। मैं बोल रहा हूँ थोड़ा फेमिलियर सा लग रहा है मामला। मेरे पिताजी के बंगले के बाहर आके उन्होंने गाड़ी रोक दी। अब ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, राम गोपाल वर्मा की फिल्म का ट्विस्ट। अंदर ले गए, पिताजी संडे था, गार्डनिंग कर रहे थे, आराम से अपने फूल पौधों में पानी डाल रहे थे। उनने मुझे देखा, पीछे पीछे राम गोपाल वर्मा जी को देखा आते हुए। वो भी चौंक गए कि क्या हो रहा है भाई। तो सर, आपके बेटे ने अपने मेरिट पे इस तरह से ऑडिशन किया और मैंने आज इसको साइन कर लिया। सबसे पहले मैं चाहता था कि आप सुनो। 70 अवार्ड, बड़े बड़े अवार्ड जीते मैंने लाइफ में, लेकिन उस दिन, उस पल पिताजी की आंखों में जो एक कर्व था, आंसू थे, कर्व भी, मेरे लिए आज तक उससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं। तो ये मेरे लॉन्च की कहानी थी, लेकिन हम आपके लॉन्च थोड़ी बात कर लें। आज जो हम यहां आए हैं, एक बहुत मोमेंटस, ऐतिहासिक ओकेजन है, क्योंकि आज एआई के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो बड़ा बिजनेस ने एक जबरदस्त ऐप क्रिएट किया है एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड के लिए, आपको सक्षम करने के लिए, आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए, आपको सलाहें देने के लिए। क्योंकि पर्सनल कोचिंग बहुत मुश्किल है, महंगी है, लेकिन आप सोचिए कि सारे पर्सनल कोचिंग के निचोड़ को, उसके सारांश को, उसके रस को, सारे केसेस को एक ऐप में अगर आपके लिए भर दिया जाए और आपके पास 24/7 एक्सेस हो। और ये एआई की खासियत क्या है? खासियत ये है 3 लेवल पे। तो पहले लेवल की खासियत ये है कि जितने इंटरनेट पे आपके क्वेश्चन से रेलेवेंट, आपके बिजनेस इनपुट्स से रेलेवेंट, ये बॉट आपको इमीडिएटली ग्रैब करके ला देगा। सेकेंड लेयर क्या है? मुझे जो लगता है दुनिया के नंबर 1 बिजनेस कोच डॉक्टर विवेक बिंद्रा, लगता है कि नहीं? उनकी जो एक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज है, उनकी जो एक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ केस स्टडीज, इंफॉर्मेशन, बेस्ट प्रैक्टिसेस, अमेजिंग एग्जाम्पल्स, वो सेकेंड लेयर पे आ गया। आपने क्वेश्चन पूछा मेल इंटरनेट से, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पूरी की पूरी रिपोजिटरी से आपको ग्रैब करके आपके लिए, आपके सवाल के लिए, आपके स्पेसिफिक धंधे के लिए क्या रेलेवेंट है वो लाके आपके समक्ष रख दिया। और तीसरी चीज, हम जैसे लोग जो बड़ा बिजनेस में आके बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, हमारे लेक्चर्स, इतने सारे जो हमारे बिजनेस गुरुज हैं उनके लेक्चर्स, बड़ा बिजनेस के खुद एसएमईज के कम से कम 700 एसएमईज के केस स्टडीज, सक्सेस स्टोरीज, उनकी सक्सेस स्टोरीज में से हम क्या खींच सकते हैं, वो तीसरा लेयर। तो ये 1, 2, 3 लेयर्स में आपके लिए बेस्ट इंफॉर्मेशन ग्रैब करना, आपको डेटा एनालिटिक्स लाके जोड़ना और आपको अपने मकाम तक पहुंचाना। दूसरी बात, एक पर्सनलाइज्ड असिस्टेंट। अब हम जैसे लोगों के पास पर्सनल असिस्टेंट होता है, महंगा होता है, पे, सैलरी, एक्सपेंसेस, आपकी एक टीम होती है। एक पर्सनल असिस्टेंट की लिमिटेड कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कैपेसिटी ऑफ वर्क, कैपेसिटी ऑफ टाइम। 24 घंटे में तो फोन नहीं कर सकता, मुझे भी ध्यान रखना पड़ता है यार रात के 8 बज गए, अब इसके बाद फोन नहीं करना चाहिए कायदे से। या 10 काम है तो 2 ही दे पाऊंगा, 4 ही दे पाऊंगा, बाकी के 6 मुझे किसी और को देने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप अब 10 लोगों से कोऑर्डिनेट कर रहे हो अपनी कोर टीम में। बट एआई के माध्यम से जो ये बॉट क्रिएट किया हुआ है पर्सनल असिस्टेंट का, 24/7 है। आपको जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपके बिजनेस के फॉलोअप्स, आपके स्ट्रेटेजिक डिसीजन, कभी कभी हम इमोशनली डिसीजन ले लेते हैं, मूड में आके दोस्तों के साथ बैठे बोलते हैं भाई तू कर ले, अपन भी लंगोट बांध के कूद जाते हैं बहती गंगा में और कभी कभी डूब भी जाते हैं। तो एक रैशनल, डेटा ड्रिवन, इंफॉर्मेशन ड्रिवन, स्टैटिस्टिक्स ड्रिवन, आपको चंद क्षणों में आपके सामने एनालिटिक आता है डिसीजन लेने के लिए कि भाई इमोशन एक तरफ और डेटा एक तरफ, लॉजिक एक तरफ।
फिर आप लॉजिकल डिसीजन ले सकते हो कि मुझे अपने धंधे के लिए ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इसका आउटकम क्या आएगा। अब लोगों तक पहुंचने के लिए आपको छोटी छोटी चीजें चाहिए, लोगों तक पहुंचने के लिए आपको लोगो चाहिए, आपको भी चुनाव चिन्ह होना चाहिए ना भाई, कि कस्टमर आपको वोट दे, तो वो क्रिएट कर देगा ये इमीडिएटली। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो ये पर्सनल असिस्टेंट आपको चंद क्षणों में डिलीवर करता है, आपके बिजनेस को अनलिमिटेड लेवल तक सपोर्ट करता है, जिसके लॉन्च पे आज आप लोग आए हो। यू आर द फर्स्ट 30,000 पीपल इन द वर्ल्ड टू हैव एक्सेस एंड एक्सपीरियंस दिस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द होल वर्ल्ड ऐप ऑफ द एंटरप्रेन्योर लॉन्चपैड। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये भारत की सदी है, और भारत कौन है? आप लोग हो। यू आर भारत। आप भारत का सुनहरा भविष्य हो। आप बिजनेस क्रिएट करोगे, आप करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे, आप बिलियनर्स बनोगे, आप विश्व को दिखा दोगे कि एक भारतीय अपनी मेहनत से, अपने लगन से, अपने दिमाग से और एंटरप्रेन्योरियल लॉन्चपैड की मदद से क्या कर सकता है। So here's wishing all of you all the very best in your future, in your business. God bless you. और आपकी सक्सेस हमारे लिए इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपकी सक्सेस में भारत की सक्सेस है। थैंक यू। जय हिंद। भारत माता की।